चलो तो बच्चों क्या पढ़ा था हमने। रोलिंग से स्टार्ट किया था ना। तो एक बार देख लेते हैं रोलिंग। ठीक है, देखो। तो अगर ये रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है तो आपको पता है सेंटर पॉइंट है जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है उसमें एक वेलोसिटी v होगी। और ये क्या होगी बच्चे, इस पे ओमेगा होगी। इसमें साथ में क्या होगी, अल्फा होगी। और इसे डायरेक्शन में आपकी एक्सेलरेशन होगी, है ना। तो हमने बोला था ए और वी ऐसे वैल्यूज हैं जो कि हर एक ट्रांसलेशन मोशन के लिए, हर एक पार्ट के लिए भी क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। वैल्यू क्या चेंज होती रहेगी, ओमेगा चेंज होती रहेगी। अल्फा भी कांस्टेंट रहेगा, बस एक्सेलरेशन चेंज होगा। जो कि आपका कौन कौन सा एक्सेलरेशन चेंज होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट। तो हम पढ़ ही चुके हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जैसे खासकर हम इस पॉइंट की बात करते हैं बस। इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन कहाँ पे बच्चों, ऊपर की तरफ सेंटर के टुवर्ड्स कौन सी एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। क्योंकि मोशन इस डायरेक्शन में, तो टेंजेंट एक्सेलरेशन आपकी इस डायरेक्शन में होगी, जो कि क्या है आपकी अल्फा आर। यही है ना। अगर आर क्या है आपकी रेडियस। यहाँ तक क्लियर है सभी को, है ना। अब ना इसमें बहुत बार देखा जाता है कि ना कई बार हमेशा हम एग्जाम में ए इज इक्वल टू एल्फा लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, ए इज इक्वल टू एल्फा। जो कि गलत है, ऑलवेज नहीं होता है। ठीक है, ए इज इक्वल टू अल्फा हम देखते हैं ना, ये नहीं है। क्यों नहीं है, आप ध्यान से देखो कैसे। मान के चलो किसी न किसी सरफेस पर होगी। मान के चलो ये सरफेस है, और सरफेस क्या है बच्चों, रेस्ट पर है। मैंने स्टार्टिंग में रोटेशन मोशन बताया था, जिस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन कितना होता है, उसमें जीरो होता है। रिलेटिव मोशन जीरो है। रिलेटिव मोशन जीरो का मतलब जितनी वेलोसिटी इसके पास है उतनी वेलोसिटी इसके पास है, जितनी एक्सेलरेशन इसके पास है उतनी ही एक्सेलरेशन इसके पास। तो अभी जब ये रेस्ट पर है, अगर ये रेस्ट पर होगी तो इसको मतलब कि यहाँ पे सरफेस की वेलोसिटी कितनी होगी बच्चे, जीरो होगी सरफेस की वेलोसिटी। तो पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो गई, वो भी जीरो हो गई। लेकिन एक्चुअली पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी, आप बोलोगे पॉइंट पर वेलोसिटी है v इस डायरेक्शन में है और ओमेगा आर इस डायरेक्शन में, यही तो है। इसका मतलब कि वीपी इज इक्वल टू वी एस हो जाएगा। वीपी पे कितनी वोल्टेज है, वी माइनस ओमेगा आर। वी एस क्या है आपका जीरो, तो वी क्या बन जाएगा बच्चे, ओमेगा आर बन जाएगा। लेकिन अगर वी एस मेरी जीरो नहीं है, मतलब सरफेस मूव कर रही है, तो क्या वी एस जीरो होगा, क्या वी इजिकल टू वी आर ओमेगा आर होगा, नहीं। समझ में आ गया। तो v इजिकल टू ओमेगा आर या फिर a इजिकल टू एल्फा आर तभी पॉसिबल है। कब पॉसिबल है बच्चों, जब आपकी सरफेस और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पर सरफेस की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए बच्चों, या फिर सरफेस पे एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तभी जाके पॉसिबल है। एक दो क्वेश्चन करेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा फिर और अच्छे से। क्योंकि इस पॉइंट पर अभी तक तो हम शुरू में देखेंगे कि जीरो 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 ले रहे हैं, लेकिन जब हम एक दो क्वेश्चन ऐसे लेके आएंगे वहां से क्लियर हो जाएगा बस। क्या दिक्कत है, क्लियर है। तो मुझे इसको एक बार जस्ट रिवाइज करवाना था, इसलिए बस मैं दोबारा समझा रहा हूँ। क्लियर, आगे बढ़े अब यहाँ से। ठीक। क्या कर रहे हो, लो भाई। अच्छा मुझे बताओ, जब ये ट्रांसलेशन मोशन करेगा, ट्रांसलेशन मोशन या फिर सिंपल रोटेशन, मतलब दोनों कर रहा है, दोनों मिला के कर रहा है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है। उस केस में डिस्प्लेसमेंट हर एक पॉइंट की सेम रहेगी कि अलग अलग रहेगी, सोच समझ के बताना। डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी कि अलग अलग रहेगी, और डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों का क्या रहेगा, डिस्टेंस, वो देखते हैं, देखें। चलो
तो मान के चलो इनिशियली बोल मेरी या कोई भी ऑब्जेक्ट है टी इजिकल टू जीरो यहाँ पर है, ठीक है बच्चों। टी इजिकल टू जीरो यहाँ पर है तो मैंने मान के चल लिया हूँ पॉइंट ओ, ए, बी, सी और ये डी पॉइंट, ठीक है। अब ये हाफ टाइम पीरियड में, हाफ टाइम पीरियड का मतलब क्या होगा, ए वाला कहाँ पहुंच जाएगा बच्चे, पीछे, ठीक है। ए यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे कौन पहुंच गया, डी, यहाँ कौन पहुंच गया, बी, और यहाँ का पहुंच गया सी। जस्ट उल्टा हो गया, उल्टा हो गया क्यों, क्या हुआ, टी इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा। सर ये कहाँ से आ गया, याद करो हमने एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ रखा है, या फिर हमने ओमेगा का फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड पढ़ रखा है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, 2 पाई बाय ओमेगा। मैं हाफ टाइम पीरियड ले रहा हूं इसका, इसका हाफ टाइम पीरियड पूरा टाइम पीरियड लूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर पूरा टाइम पीरियड लूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, पूरा कंप्लीट कर लेगा सर्कल। कैसे देखो, जब पूरा ही मैंने टाइम पीरियड ले लिया तो अब वापस ए अपने पोजीशन पे ही आ जाएगा वापस, बी अपनी पोजीशन पे, सी अपनी पोजीशन पे और डी अपनी पोजीशन, क्योंकि एक सर्कल वो पूरा एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, इस वजह से कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, इस वजह से उसने अपना एक टाइम पीरियड में पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर ली, अपने एक टाइम पीरियड पूरा सर्कल कंप्लीट कर ली। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक समझ आया। इनिशियल फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट डू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल, बस मुझे बीच से कोई मतलब ही नहीं है। फाइनल कहाँ पे है, एक ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो दोनों के बीच में गैप कितना हो गया, आप बताओगे दोनों के बीच में गैप कितना हो गया बच्चे, ए वाला कितना हो गया गैप, बताओ सोच समझ के, कितना, 2 पाई आर। कैसे सर, ये है ना ये सर्कल, देखो कैसे गया होगा, टू 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 टू, कितना ही तो गया है वहां पे, यस और नो, ठीक है। तो कितना हो गया बच्चे, 2 पाई आर, ठीक है। बी के लिए कितना हो गया, बी के लिए, बी के लिए भी 2 पाई आर है, यहां से लेकर यहां तक भी 2 पाई, सी के लिए भी 2 पाई आर, डी के लिए भी, और खासकर जो आपका सेंटर पॉइंट हो वो भी क्या है बच्चे, 2 पाई आर। यहां तक सर में आ गया, इसका मतलब कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया एवरी पॉइंट के लिए, 2 पाई आर हो गया। लेकिन डिस्टेंस, अब डिस्टेंस देखते हैं डिस्टेंस कैसे कर रहा होगा, देखो यहाँ पे इनिशियल फाइनल से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो बस सारा डिस्टेंस चेक करना है कि कैसे कैसे जा रहा है। देखो पहले था डी पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। अब डी पॉइंट कहाँ पहुंच गया है, देखो डी पॉइंट कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पहुंच गया। अब डी पॉइंट कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पहुंच गया है। तो ये तो मुझे सारा का सारा जैसे ऊपर गया, फिर ये वाला तो डिस्टेंस मेजर होगा, फिर घूम के गए ये वाला भी डिस्टेंस सारा का सारा मेजर होगा। तो ये वाला डिस्टेंस मुझे एक्चुअल में मेजर करना है कि ये डिस्टेंस कितना था, ठीक है, ये डिस्टेंस मुझे मेजर करना है। समझ में आ गया। अब पहले वाले केस में वेलोसिटी क्या थी बच्चों, पहले वाले केस में वेलोसिटी थी, इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी थी बच्चों, और हर एक पॉइंट के वी 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 वेलोसिटी थी, हर एक पॉइंट पर वी वेलोसिटी थी, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट वेलोसिटी क्या होती रहेगी बच्चों, चेंज होती रहेगी। कैसे, अगर यहाँ पे वी है, ठीक है, ये तो तब वी है ना सर, ये वी जो वेलोसिटी है ये आप बात कर रहे हो ओनली इन द केस ऑफ प्योर ट्रांसलेशन मोशन। लेकिन ये कैसे, कौन सी क्या कर रहा है सर, ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशनल मोशन भी कर रहा है। और आपको पता है रोटेशनल मोशन में यहाँ पे वेलोसिटी हो जाती है ओमेगा आर, यहाँ पे कितनी हो जाती है ओमेगा आर, यहाँ पे भी कितनी हो जाती है ओमेगा। मतलब कि अब हर एक पॉइंट पर दोनों की रोटेशन मिला के हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी कि अलग अलग होगी, अलग अलग होगी कि कांस्टेंट होगी, दोनों को मिलाकर, दोनों मोशन को मिलाकर। ट्रांसलेशन में तो सबकी कितनी थी वी, वो बात ही खत्म हो गई। रोटेशन में कितनी थी ओमेगा आर थी। लेकिन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो दोनों को मिलाने के बाद उसमें कांस्टेंट थी, इसमें भी कांस्टेंट थी। लेकिन जब मैं दोनों को मिलाऊंगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओवरऑल कांस्टेंट हो जाएगी कि नॉन कांस्टेंट हो जाएगी, नॉन कांस्टेंट हो जाएगी। रीजन, क्योंकि सर जो ये वेलोसिटी थी ये सारी की सारी एक्स के अलोंग थी। जो ओमेगा आ रहा है पहली वाली इस पॉइंट पर एक्स के, इसकी डायरेक्शन चेंज, फिर डायरेक्शन चेंज, फिर डायरेक्शन चेंज, फिर डायरेक्शन चेंज,
हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होने के बाद इसके बाद क्या होगा, हर एक पॉइंट और वेलोसिटी क्या होती रहेगी, डिफरेंट होती रहेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये वाला पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पर आप बोलोगे सर ट्रांसलेशन वेलोसिटी तो v ही है, हर बार आपने बताया, लेकिन इस पे रोटेशनल वेलोसिटी क्या है बच्चों, ओमेगा। तो ओवरऑल वेलोसिटी क्या होगी बच्चे, इसके अंदर बीच वाली होगी। ये सो इसका मतलब कि हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो रही है, ओवरऑल वेलोसिटी क्या हो रही है, ओवरऑल वेलोसिटी सर वो चेंज होती जा रही है, ओवरऑल वेलोसिटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसलेशन, नॉट टॉकिंग अबाउट रोटेशनल, मैं अब कंबाइन करके पूछ रहा हूं आपसे। तो कंबाइन करके दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज होती रहेगी, हर एक पॉइंट पर चेंज होती रहेगी। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मैं, आपको पता है जब कोई भी चीज धीरे धीरे चेंज करते हैं तो मुझे उसका सम कैसे निकालना पड़ता है, इंटीग्रेशन के थ्रू निकालना पड़ता है। कैसे करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के थ्रू। वैसे तो आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस? आप सिंपल बोलोगे सर स्पीड या फिर वेलोसिटी इनटू टाइम कर दो सर। अब मुझे बताओ, टाइम तो फिक्स है, 0 से लेकर 2π/ω, वो तो मैंने फिक्स कर दिया। स्पीड सर लगातार चेंज होती जा रही है, अगर लगातार चेंज होती जा रही है तो मुझे स्मॉल टाइम पीरियड के लिए मुझे वेलोसिटी बतानी पड़ेगी। कुछ भी ले लिया, वीपी ले लिया, और ये मेरा हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। समझ में आ गया? तो मुझे हर एक पॉइंट पर, छोटे से छोटे पॉइंट पर मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी डिफाइन करनी। ठीक है। अब एक चीज बताओ, अभी हमने एक पॉइंट पर वेलोसिटी पूछा था कि मान के चलो कि ये वाला एक केस, कोई सा भी पॉइंट ले लो, उसमें से कोई सा भी पॉइंट, सर ये वाला पॉइंट ले लो क्या, ये वाला पॉइंट ले लो। इस पॉइंट पर मैंने वेलोसिटी निकालना आपको सिखाया था, याद करो कितनी वेलोसिटी निकाली थी लास्ट क्लास में। मैंने सर लास्ट क्लास में वेलोसिटी निकाली थी 2v साइन ओमेगा t/2। याद करो, देखो ये निकालती, या फिर निकालोगे 2v साइन थीटा/2। देखना ये कुछ निकाली थी मैंने, चेक करो, निकाली थी नहीं निकाली थी लास्ट क्लास में। 2v sin θ/2 निकाली थी। ठीक, तो देखो अब ये कहां से आ गया सर, ये नई चीज कहां से आ गई, देखो सर जो आपने 2v sin θ/2 निकाली थी, थीटा है क्या, एंगल है। थीटा क्या है बच्चों, एंगल है। मानते हो नहीं मानते, ठीक है। और ओमेगा और टी, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, और ये क्या हो गया बच्चों, टाइम टी हो गया। टाइम क्या हो गया, टी हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हम पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है। तो जैसे मैं ओमेगा यहाँ पे पुट करूंगा तो यहाँ पे आएगा साइन ओमेगा t/, क्योंकि ओमेगा हमें पता है और टी भी हमें टाइम भी पता है। ठीक है, कितनी देर तक रोटेट कर रहा है। तो डायरेक्टली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ किसी भी टाइम पीरियड के लिए। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2v sin ω/2 dt। यहाँ पे जो टाइम वेरी कर रहा हूँ कहां से कहां कर रहा है, 0 से लेकर 2π/ω से वेरी कर रहा है। 2v, v कौन सी वेलोसिटी सर, v है यहाँ पे ट्रांसलेशन, बाहर आ जाएगी। साइन ओमेगा टी dt के साथ इंटीग्रेशन करना, आपको पता है साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, कॉस ω/t/2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 में ओमेगा बाहर आ जाएगा, और विद माइनस साइन में बाहर आ जाएगा, और लिमिट आ जाएगी 0 से 2π/ω। क्लियर? ये कितना होगा बच्चे, -4v कॉस में देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं टी की जगह। देखो टी की जगह पुट करूंगा तो आएगा 2π/ω तो पहले से ही था, 0 पुट करूंगा तो कॉस 0 आ जाएगा। 2 से 2, ओमेगा से ओमेगा, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1। ये -1, ये -1, तो कितना है, -1, -2। -2 को बाहर लेके जाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 8v/ω। 8v/ω। सर v का एक फॉर्मूला बता रखा आपने, v इक्वल ओमेगा बता रखा है ना बच्चों। तो v/ω कितना हो जाएगा, r। तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस, 8r डिस्टेंस होगा। मतलब कि आपने जितना रेडियस था उसके 8 टाइम्स चक्कर लगाया, मतलब उतना डिस्टेंस आपने कवर किया, उतना आपने क्या किया है, 8r डिस्टेंस कवर किया है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, डिस्टेंस। ठीक है।
ये थोड़ा अटपटा सा था, बस करना था। अब जो आ रहा वो मेन है। जब हम फोर्स लगाते हैं कोई भी स्फेरिकल बॉडी पर, रोटेशनल बॉडी पर, ठीक है, तो उसके फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है उसके अंदर, ये सब चीज हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? चलो लिखो फिर। डायनामिक्स ऑफ डायनामिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डायनामिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। डायनामिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। तो देखो यहाँ पे वही फॉर्मूले यूज होंगे जो अभी तक हम यूज करते हुए आ रहे हैं। देखो कैसे, मैं बोलता हूँ कि टोटल नेट फोर्स किसके बराबर होगा, अगर मैं रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास के देखो तो आप बोलोगे सर टोटल मास और सेंटर पर जितना एक्सेलरेशन होगा उसके बराबर। यस और नो? तो ये हमने पढ़ रखा है। सेकंड, सर टॉर्क किसके बराबर होगा, आपको पता टॉर्क बराबर होगा मास की जगह क्या आ जाएगा बच्चे, आई, ए की जगह क्या आ जाएगा, एल्फा आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। थर्ड, काइनेटिक एनर्जी। जब भी मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा, अगर उसके अंदर, ठीक है, अगर उसके अंदर नो स्लीपिंग है, स्लीपिंग का मतलब कि अब वो रोटेट भी कर रहा है साथ साथ, ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन मोशन भी है, तो उसके अंदर दोनों एनर्जी यूज होगी। ट्रांसलेशन में कौन सी एनर्जी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पे कौन सी होते हैं बच्चों, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बस इसी को याद कर लो, बस अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। एक याद होगा दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा बस। यस और नो? हो गया। बस ही अभी देखोगे इन्हीं फॉर्मूलों को हम यूज करके क्वेश्चन लगाएंगे। बाकी टॉर्क तो हमें निकालना आते हैं, मैंने बताया था टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए और उसी के परपेंडिकुलर क्या चाहिए मेरे को, एक फोर्स चाहिए, तो उसमें आर क्रॉस एफ निकाल दूंगा बस मैं। करें क्वेश्चन? चलो, उससे पहले छोटी सी एक और बात समझ लेते हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन लगाने तो थोड़ा सा और चीजों की क्लैरिटी रहे हमें हमारे पास। तो देखो, मान के चलो कोई ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है सरफेस पे, इसको खुद को एनालाइज करो, एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। कब ऐसी कंडीशन आए कि वो रोटेट करने लग जाए या फिर वो स्लिप करे, खुद सोचो, मतलब वो आगे केवल ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा, खुद सोचो वो कौन सी कंडीशन होगी। वो तो है, वो तो तेरी बात सही है, हम खुद देखेंगे कि अभी पहले मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा, फिर मैं बीच में लगाऊंगा, फिर इन दोनों के बीच में लगाऊंगा, फिर इन दोनों के बीच में लगाऊंगा, तो देखेंगे क्या क्या फर्क पड़ रहा है। वो तो अमाउंट ऑफ फोर्स के ऊपर भी तो डिपेंड कर रहा है, मैंने फोर्स इतना ज्यादा लगा दिया वो अलग चीज है, पर मैं जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो अगर मैं बीच में फोर्स लगाऊं तो देर इज ए हाई पॉसिबिलिटी कि वो क्या करेगा, सीधा सीधा ट्रांसलेशन मोशन जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मैं ऊपर की तरफ लगाऊं तो तो उसमें कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन होना ही चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। लेकिन कितने के बराबर नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि वो क्या ना करे, रोटेट ना हो। फिर क्या ना करेगा, फिर वो रोटेट नहीं होगा। रोटेट का मतलब कि उसके अंदर प्योर रोलिंग नहीं आएगी, फिर उसके अंदर क्या आएगी, रोलिंग भी आएगी, साथ साथ क्या आएगी उसके अंदर, ट्रांसलेशन मोशन भी आएगा। मतलब कि अगर इसके नीचे फ्रिक्शन आ गया तो पता है कैसे चलेगा, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, मेरे हाथ देख रहे हो, सीधा भी जा रहा है और घूम भी रहा है, सीधा भी जा रहा है और घूम भी रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको फ्रिक्शन भी मिल रहा है और रोल भी कर रहा है, फ्रिक्शन मिल रहा है रोल कर रहा है, वरना क्या होना चाहिए, केवल रोलिंग होनी चाहिए, रोलिंग इसको बोलते हैं, सिंपल रोलिंग। आगे बढ़ रहा है, कहीं पे भी क्या है, फ्रिक्शन इतना ज्यादा नहीं है, इनफ फ्रिक्शन है ताकि वो क्या कर सके, रोटेट कर सके, बस प्योरली रोटेट कर सके सर में, और ट्रांसलेशन भी कर सके। सर में आगे बच्चों यहाँ तक, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, अगर मेरा यहाँ पे हमेशा कभी भी फ्रिक्शनल फोर्स अगर मेरा लिमिटिंग से कम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला याद है सबको, क्या होता है, म्यू इंटू एन। अगर ये कम है तो इसके अंदर हमेशा प्योर रोलिंग होगी बच्चों, ये ध्यान रखना।
प्योर रोलिंग का मतलब कि कुछ भी स्लिपिंग नहीं होगी। स्लिप का मतलब समझ रहे हो, फिसलना, फिसलेंगे नहीं हम, फिसलेंगे नहीं, ठीक है। नो स्लीपिंग। ये किस लिए लिखवा रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन में बोल सकता है कि भैया ये ऑब्जेक्ट ना घूम रहा है और इसके अंदर मुझे कंडीशन बताओ कि इसमें नो स्लीपिंग हो। तो आपको ये वाली कंडीशन याद रखनी है कि मेरा एफ एस क्या होना चाहिए बच्चों, जो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन है शुड बी लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। और आपको पता है लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है बच्चों? लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन होती है। यस और नो? और म्यू आपको पता है क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तभी वो चल गया। तो ये आपसे म्यू की वैल्यू भी पूछ सकता है इसके अंदर वैल्यू डाल के, वो हम सारे जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होता रहेगा आइडिया, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। प्योर रोलिंग का मतलब एफ एस शुड बी लेस देन इक्वल लेस देन एफ एल, और अगर एफ एस एफ एल से बड़ा या बराबर आ जाए, ये तो हम तब निकालेंगे। तो तब क्या होगा बच्चों उस कंडीशन में? नो प्योर रोलिंग, केवल क्या आएगा बच्चों? स्लीपिंग आएगा। ठीक है, करें आगे। अब लगाते हैं क्वेश्चन, देखो। तो लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो। क्या ले लें इसको? डिस्क ले लें? ये डिस्क है, कुछ भी ले लो। अरे मैंने डिस्क ले लिया। डिस्क, मास एम, रेडियस आर, यूनिफॉर्म, ठीक है। इनफ फ्रिक्शन है, इतनी फ्रिक्शन है कि इसके अंदर क्या है? प्योर रोलिंग है बस, इतनी ही फ्रिक्शन। तो मैंने पहले से बोल दिया इसके अंदर प्योर रोलिंग, ठीक है। और ध्यान से देखो, मैं फोर्स लगा रहा हूं, बिल्कुल एच पे लगा रहा हूं, इस डायरेक्शन में ना फोर्स लगा, ठीक है। निकालना क्या, लिखो। फाइंड फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अल्फा ऑफ डिस्क, और लगाना है फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक आ जाए, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाए, तो वही निकालना बस, ठीक है। अब मैंने कहीं पे भी बोला कि सरफेस मूव कर रही है? नहीं बोला। सर अगर सरफेस मूव नहीं कर रही है तो ठीक है। सर मैं इस पॉइंट पर मान रहा हूं कि इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन है सर आगे की तरफ, मान लिया। तो यहाँ पे कितने हो जाएगी बच्चों? ओमेगा हो जाएगी और अल्फा हो जाएगी, सही है। इस पॉइंट पर आगे की तरफ एक्सेलरेशन कितनी होगी? ए। पीछे की तरफ कितनी होगी? अल्फा आर होगी। यस और नो? वो तो रहेगी रहेगी, अल्फा आर तो रहेगी। लेकिन इस बार सरफेस मूव नहीं कर रही है, तो डायरेक्टली वी कैन पुट ए इज इक्वल टू अल्फा आर। केवल किस कंडीशन पे? आप लिख लो, सिंस सिंस सरफेस इज एट रेस्ट, सिंस सरफेस इज एट रेस्ट, सिंस सरफेस एट रेस्ट, सो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए इज इक्वल टू अल्फा आर। पहली क्वेश्चन तो यही बन, हमेशा पहला पॉइंट यही हमेशा ध्यान में रखना है। सरफेस अगर मूव करे तो डायरेक्टली आपको कभी भी ए इज इक्वल टू अल्फा नहीं पुट करना है। अगर मूव कर रही है, उसका एक्सेलेरेशन दे रखा है, तो कैसे करना है वो मैं बता दूंगा, पर अभी नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। दूसरा, फ्रिक्शन फोर्स पूछा तो है, लेकिन हमें डायरेक्शन भी तो पता होनी चाहिए। अब देखो, मैंने फोर्स यहां पे लगाया, ये रोटेट यहां कर रही है, पीछे की तरफ रोटेट कर रही है, तो फ्रिक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो कहां लगना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स?
इधर की तरफ लगना चाहिए। दोबारा बता रहा हूं, देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर मैं तो पीछे लूंगा। पीछे ले लो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे ले लोगे आंसर माइनस में आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आगे ले लो, पीछे ले लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए खुद सोचो, अगर मैंने फोर्स आगे की तरफ लगा तो रोटेट कैसे कर रहा है बच्चों, ये कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स कहां पे लगना चाहिए बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्ट। मतलब कि मेरा जो फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए बच्चों, आपका इस डायरेक्शन में होना चाहिए, जो कि है मेरा एस। यहां तक क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया। बाकी अब कुछ नहीं कर रहा, अब हमें इक्वेशन ही बनानी है। जो हम लॉज ऑफ मोशन में इक्वेशन बनाते थे वो इक्वेशन तो हमें पता ही होनी चाहिए। करें अब। अभी मैंने पहली इक्वेशन क्या बताई थी, याद करो। पहली इक्वेशन बताई थी सर, एफ नेट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन होना चाहिए। मुझे बताओगे एफ नेट, कोई भी, सारे के सारे मैंने कहां पे रखे हैं अभी तक, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कौन कौन से फोर्स हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कौन से फोर्स हैं। आप बोलोगे अरे सर एमजी लेने, क्या ले ले भाई, एमजी ले ले, कोई बात नहीं, ले ले एमजी। और सरफेस के वजह से एक नॉर्मल फोर्स होगा, ले लो कोई बात नहीं। पर मुझे बताओ, क्या ये जो जो भी डिस्क है, क्या ये ऊपर की तरफ जा रही है, नहीं जा रही, तो ये फोर्स मेरे लिए अभी वैलिड होंगे, अभी के लिए नहीं वैलिड है। मुझे कैलकुलेशन में यूज हो जाए तो अलग बात है, पर अभी तो मेरे को इनका कोई रोल तो मुझे अभी तक नहीं लग रहा, पर ये फोर्स भी है। ठीक है, ठीक है, पर मुझे बताओ एफ नेट फोर्स कितना है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सेलेरेशन भी सारी की सारी इस डायरेक्शन में। एफ है और कौन सा है, एफ एस है, ध्यान रखना, एफ है और क्या है बच्चे, एफ एस। वेरी गुड, तो यहां पर हो गए टोटल नेट फोर्स एफ प्लस एफ एस, मास तो एम ही है, और एक्सेलेरेशन क्या है बच्चे, ए ही है। पहली इक्वेशन बन गई, खत्म। क्लियर है। अब क्या निकालें, टॉर्क निकाल लें। ठीक है, अब हम टॉर्क कितने पॉइंट पे निकाल सकते हैं, आप सर कोई भी पॉइंट बोलो, कोई भी पॉइंट। हमें क्या करना है, हमें तो सर दो चीज पता होनी चाहिए, क्या क्या, एक डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस, और उसके परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए, बस बात ही खत्म है। ये तो करना है, बस आप फोर्स बता दो और उसी के परपेंडिकुलर क्या बता दो, रेडियल डिस्टेंस बता दो, मैं निकाल दूंगा। तो आप किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हो, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी। लेकिन आप खुद सोचो, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो आप क्या होने चाहिए, थोड़े दिमागदार होने चाहिए। आप बोलोगे कि मेरे को कम से कम वेरिएबल चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल चाहिए, कम से कम। अब देख यहाँ पे, अगर मैं इस पॉइंट पर लेता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं बीच वाले पॉइंट पर ले रहा हूं, तो बीच वाले पॉइंट पर क्या एन की वजह से टॉर्क जनरेट होगा कि नहीं होगा, एन की वजह से, फोर्स तो ये भी है, एन की वजह से टॉर्क जनरेट होगा नहीं होगा, होगा। गधा, एन देख कहां पे जा रहा है, जा रहा, बताया था क्या लाइन बताई थी, शुरू शुरू की लाइन, अगर कोई भी फोर्स अगर वो एक्सिस से टच करता है तो उसके अलोंग कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं होगा। तो इस पॉइंट पर एन की वजह से कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं होगा, एमजी की वजह से नहीं होगा। क्या ये हो सकता है, ये हो सकता है, देखो स्क्यू है, परपेंडिकुलर, ये ऐसे जा रहा है तो स्क्यू है, तो एफ एस की वजह से तो होगा, होगा फोर्स, होगा कि नहीं होगा, एफ एस की वजह से होगा। ठीक है, एक और भी फोर्स है सर, एफ है, एफ की वजह से भी तो होगा, एफ की वजह से भी होगा, और किसकी वजह से होगा, एफ एस की वजह से भी होगा। मानते हो कि नहीं मानते, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई, बना ले पहले इसको, है ना। तो मैंने सेंटर माना ओ पे, तो निकाल रहे हम टॉर्क, पहले लिख लो, टॉर्क एट सेंटर, सेंटर पे निकाल रहे हैं। तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, पहले इधर देखो, ये ऐसे है, ये मेरा कैसे रोटेट कर रहा है, ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, अल्फा की डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अगर वो अल्फा की डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बच्चा, ये आर है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं एफ इंटू आर, या फिर आर इंटू एफ बोल दो, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, पॉजिटिव अल्फा की डायरेक्शन में ले तो पॉजिटिव है, माइनस, अच्छा माइनस छोड़ो, पहले इधर आओ, एफ एस क्या है, ये रहा, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। एंटी क्लॉक भी मत देखो, अल्फा से देख लो, अल्फा के अपोजिट जा रहा है कि नहीं जा रहा। सर अगर अल्फा के अपोजिट जा रहा है तो कितना हो जाएगा, माइनस के एफ एस। सर रेडियल डिस्टेंस कितना है, सर ये वाला डिस्टेंस कितना है बच्चों, आर है, तो यहाँ पे आर आ गया। नेट टॉर्क किसके बराबर होता है, मैंने लिखवाया था अभी फॉर्मूला, कौन सा लिखवाया था, देखो जस्ट अभी 5-10 मिनट पहले, आई इंटू एल्फा, आई इंटू एल्फा। यहां तक क्लियर है। सर आपने ना एल्फा की वैल्यू ले रखी है ए अपॉन आर, ये रखिए ना ए अपॉन आर, तो मैं क्यों ना यहां पे ले लूं बच्चे ए अपॉन आर,
वेरिएबल ही तो खत्म कर रहे हैं हमें। एक वेरिएबल आई, आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेंटर पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होता है? हाँ, mr² बाय 2। ये बन गई एक इक्वेशन। सोल्व कर लोगे तो देखो क्या होगा। देखो r से एक r कटेगा, फिर ये वाला r, ये वाला r, ये वाला r कट जाएगा। तो मेरे ख्याल से बचेगा, देखो क्या बचेगा, f माइनस एफ एस इक्वल टू एम ए बाय 2 इक्वेशन 2। दो इक्वेशन, इधर देखो दो वेरिएबल, हो जाएगा, है ना। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से हैं? अबे एफ तो दे रखा है, ए और एफ एस वेरिएबल हैं। देखो क्या क्या निकालना था, ए अल्फा एफ एस, ये तो निकालने थे, एफ तो गिवन ही था। तो वेरिएबल क्या क्या है बच्चे, ए और एफ एस है ना। इन दोनों को ऐड कर दो, जैसे ही ऐड हो गया एफ एस एफ एस कट जाएगा, तो कितना आएगा, 2f इक्वल टू एम ए प्लस एम ए बाय 2, कितना हो गया, 3ma/2 इक्वल टू एफ। मेरे ख्याल से ए की वैल्यू आ गई 4f/3m। बस निकल गया ये। सर अगर ए निकला है, सर ये तो फिर बहुत ही आसान बन गया मेरे लिए। क्या बन गया? ठीक है, हमें क्या पता है, हमें ए पर चल गया। अल्फा निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से? अल्फा निकालेंगे ए अपॉन आर। जो भी ए निकाला उसको किससे डिवाइड कर दो, आर से। तो 4f/3m r निकल गया ये। कोई डाउट यहाँ तक? दो चीजें। अब तीसरी चीज क्या निकालनी, एफ एस। सर कैसी बात कर रहे हो, ए आप निकाल चुके हो, एफ हमें पहले से गिवन है, एफ एस तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आंसर आ जाएगा बस। पुट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ए की वैल्यू पुट कर दो, एफ एस की वैल्यू निकाल दो, बस वही निकालना, और तो कुछ पुट ही नहीं करना, क्योंकि ए तो हमें नहीं पता था ना। तो एफ एस की टर्म में निकालो तो क्या बन जाएगा, देखो एफ एस बन गया ma-f। सर ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू 4f-3m माइनस एफ, एम से एम कट, बन गया f/3 आ गया एफ एस। एफ एस आ गया f/3। चेक कर लो एक बार, यही आ रहा है। सारी चीजें निकल गई। बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो रह गई? कोई कोई एक ही आएगी एग्जाम में, तीनों चीजें नहीं आएंगी, मैक्सिमम दो आ सकती हैं, तीसरी चीज नहीं आ सकती। आगे तो फिर आगे फिर करना ही है, फिर क्या ही कर सकते हैं। पर जनरली एक दो ऐसी चीजें ज्यादा मेन में नहीं आ सकती, वहां पे आ सकते हैं एडवांस में। जैसे हमने याद करो एक क्वेश्चन किया था ना एडवांस का, जिसमें हमने ओमेगा और वी निकाला था, वो एडवांस का क्वेश्चन, उसमें टाइम लगा सकते हो आप अच्छे से। क्लियर हो गया यहाँ तक? सर में आ गया? आगे बढ़े? और तो कुछ नहीं है इसमें, नहीं और कुछ नहीं, सारी चीजें निकल चुकी। अच्छा हाँ, सर वो बोल रहे थे आप जेई मेन वाला, वो भी शॉर्टकट तो बताओ। ठीक है, शॉर्टकट तो बता दो हमें। तो देखो शॉर्टकट कैसे करेंगे। अगर आप थोड़े बहुत क्या होते, समझदार इंटेलिजेंट होते, तो मैं सर मैं दो को नहीं, मैं इस पॉइंट पर लेके चलूंगा। इस पॉइंट पर लेने का क्या फायदा, कोई बताएगा मेरे को, इस पॉइंट पर लेने का क्या फायदा है? एफ एस वाला जीरो हो जाएगा तो बात ही खत्म। अब तो एक वेरिएबल तो आपने गायब ही कर दिया परमानेंटली, एक से तुरंत निकल जाएगा। मैं क्यों करूंगा फालतू का टाइम? तो देखो कैसे निकलेगा। इस पॉइंट पर, पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट एन की वजह से टॉर्क कितना जनरेट होगा, जीरो। एम जी की वजह से, एफ एस की वजह से, अब ये है इधर, एफ है इधर, दोनों के दोनों स्क्यू लाइन है, तो केवल एफ ही एक फोर्स बचा जिसकी वजह से क्या जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होगा। सर एफ ये सेंटर पॉइंट है, तो रेडियल डिस्टेंस कितना होगा बच्चों इस केस में? सर 2r होगा, ये 2r हो गया। तो मैं डायरेक्टली देखो इस पॉइंट पे लिख रहा हूं, एफ इधर, 2r इधर, और एफ के डायरेक्शन में एल्फा आ रहा है, तो मैं कहना ही राइट, देखो 2r f इक्वल्स टू हाउ मच, आई इंटू एल्फा। सर आई क्या लेंगे, आई क्या होता है बच्चों उसका, mr²/2, mr²/2, गधे निकम्मे बेशरम। अबे पहले तो मैंने सेंटर पॉइंट मान रखा था उसको, अब तुम्हारा पॉइंट कहां चला गया, नीचे चला गया।
तो तुम्हें पता है ये क्या होगा चेंज, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस लग जाएगी। पैरेलल एक्सिस की वजह से यहाँ पे कितना लग रहा था बच्चे आपका, यहाँ पे लग रहा था सर अगर एम आर स्क्वायर बाय 2 लगेगा, ये डिस्टेंस है आर, तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा बच्चों, एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर। भाई ये चीज का ध्यान रखना है। समझ में आ गया? तो 2 RF, ठीक है। ये कितना बन गया, 3 MR स्क्वायर बाय 2 अल्फा, 2 RF। एक आर से एक आर कट गया, अल्फा की वैल्यू आ रही है 4F/3 MR। देखना अल्फा ये निकाला था क्या आपने, अल्फा है ये, एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। अबे अल्फा है, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे घरे, एक्सेलरेशन ये निकालोगे, अल्फा इंटू आर करोगे, आर से आर कटोगे, ये आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया? तो कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, दिमाग लगाना है आई के, फिर अगर आई फिर प्रॉपर तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, सेंटर पॉइंट वाला निकालना पड़ेगा, वही वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? इसको भी नोट डाउन कर लो। और यहाँ पे एक लाइन लिखनी है यहाँ पे, दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली, ये वाला मेथड, दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली this when this point when there is no relative motion at point of contact, when there is no relative motion at point of contact, तभी हम ये मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख लो ये वाला भी, above method can be applied only when there is no relative motion at point of contact, अदरवाइज ओ वाला भी चली जाए। ओ वाले में थोड़ा लंबा है, 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन, देखो एक इक्वेशन से आंसर आ गया, आ गया आंसर, वहीं से फिर ए आ जाएगा, 2 आंसर आ गए, तीसरा कौन सा आंसर था, ए आ गया, अल्फा आ गया, एफ एस निकालना है, एफ एस वाला पहली वाली इक्वेशन में पुट करके हो जाएगा, खत्म। ये एडवांटेज है इसका। पर इस चीज में इतना पॉइंट याद रखना है कि क्या होना चाहिए, जिस पॉइंट पर निकाल रहे हो वो पॉइंट पर नो रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। चलो अब फोर्स कहाँ लगाएं, थोड़ा हल्का सा नीचे कर देते हैं बच्चों, ठीक है, हल्का सा नीचे कर देते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं लगा रहा हूं बच्चे, यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूं जो कि ये वाला डिस्टेंस है R/2 ले लिया, बाकी सब सेम है। लिखो, एवरीथिंग इज सेम, ओनली फोर्स वैल्यू, फोर्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज कर दिया मैंने, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। अभी भी ये रोटेट कैसे करेगा, अभी भी कैसे रोटेट करेगा बच्चों, ऐसे ही रोटेट करेगा ये, है ना, ऐसे ही रोटेट करेगा, ऐसे ही रोटेट करेगा, तो ओमेगा यहाँ पे, अल्फा यहाँ पे, एक्सेलरेशन कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ये आ रहा, ठीक है। एफ एस कहाँ रहेगा सर, अभी भी एफ एस कहाँ रहेगा बच्चों, यहीं रहेगा, इसी डायरेक्शन में ए रहेगा, इसी डायरेक्शन में क्या रहेगा बच्चों, ओमेगा आर रहेगा, क्यों सर, ये रेस्ट पर है और इनफ फ्रिक्शन है इधर। करें, तो पहली वाली क्वेश्चन देखना कितनी थी बच्चों, एफ नेट इक्वल टू एम ए थी,
एफ नेट सारा का सारा किस डायरेक्शन में, अलोंग एक्स एक्सिस, कितना नेट फोर्स है, एफ बी है और एफ एस बी है, दोनों के दोनों उसी डायरेक्शन में ही है। चाहे कहीं पे भी है तो उसी डायरेक्शन में, एफ प्लस एफ एस इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन 1। कोई डाउट यहां तक किसी को भी, क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब मुझे क्या लिखनी है, टॉर्क की इक्वेशन लिखनी है। अच्छा यहाँ पे तो आपको पता ही है, यहाँ पे क्या होगा, ए इज इक्वल टू एल्फा आर होगा। क्या होगा बच्चों, ए इज इक्वल टू एल्फा, इक्वेशन 2। थर्ड देखो, अब हमें टॉर्क फाइंड करना है, कहाँ पे निकालना, सेंटर पे टॉर्क फाइंड करना है, सेंटर पे। तो लिखो टॉर्क एट सेंटर। तो देखो कैसे निकालेंगे टॉर्क की, सेंटर पॉइंट ये है बच्चे, एफ मेरा फोर्स ये रहा, किसके अलोंग है, अल्फा के अलोंग जा रहा है, तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है सर, पॉजिटिव तो लेंगे, लेकिन इस बार रियल डिस्टेंस कितनी है, r/2 है। तो सर यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहिए, सर मुझे लिखना चाहिए एफ इंटू r/2। परपेंडिकुलर है तो मुझे साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है। सर एफ एस है, एफ एस से यहां तक कितनी दूरी है, वो तो बच्चे फिक्स है, कितनी है, आर है, तो मैं लिख सकता हूं माइनस के आर इंटू एफ एस इक्वल्स टू क्या लेंगे बच्चे, आई इंटू, सोचते रहो 1 घंटा, एम की जगह आई, ए की जगह एल्फा, सोचते रहो पहले 1 घंटा। क्या ले लिया, डिस्क की ले रहे हैं अभी भी, क्या ले रहे हैं हम, डिस्क की ले लिया अभी तक, ठीक है। डिस्क का आई कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2, और अल्फा कितना होता है, ए बाय आर। ये हो जाएगा आर एफ बाय 2 माइनस आर एफ एस, आर 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 सारे आर कट गए, यहाँ पे बचा f/2, यहाँ बचा एफ एस, यहाँ बचा ma/2। चेक करना यही बच रहा है, ठीक है। 1 और 2 को क्या करो बच्चों, ऐड करो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, जैसे ऐड करोगे एफ एस कैंसिल, ये कितने हो जाएंगे बच्चों, 3f/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3ma/2। एक्सीलरेशन हो जाएगा f/m के बराबर। सर अगर एक्सीलरेशन f/m के बराबर हो गया है, तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, f/m, r के बराबर हो गया, हो गया, ठीक है। और यही वैल्यू आप किससे पुट कर दो बच्चों, इससे पुट कर दो इन इक्वेशन 1, एफ एस की वैल्यू निकालनी है बच्चों, किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ एस की। क्या एफ पता है, एफ तो सर गिवन ही होगा एग्जाम में, एफ पता है, तो सीधा एफ एस निकालेंगे, एफ एस कितना हो जाएगा, ma/f। एम ये रहा, एक्सेलेरेशन कितना है बच्चों आपका, f/m। ओहो, फ्रिक्शन कितना आ गया, 0। मतलब अगर आपने इस पॉइंट पर लिया है कि फ्रिक्शन से कितना आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है, यहाँ r/, इस पे लिया है 2 पर। मुझे ऐसे लग रहा है, अब ध्यान से देखो, इस r से लेकर f तक फ्रिक्शन फोर्स यहीं पे था, जैसे ही हल्का सा आप नीचे लेके जाओगे ना, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, चेक करना, है ना, नेगेटिव आ जाएगा। और नेगेटिव वाले के फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में आ जाएगा बच्चों, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ज्यादा अपोजिशन मिलेगा अब इसको, क्योंकि आपका फोर्स एक्चुअली, इसका मतलब पता है क्या, देखो ज्यादा अपोजिशन का मतलब ये मतलब हो गया कि फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है। फ्रिक्शन फोर्स बढ़ने का मतलब कि जैसे कोई पॉइंट है, देखो इस पॉइंट पर हिलाना थोड़ा सा इजी है, रोटेट कराना, इस पॉइंट पर उसी अमाउंट ऑफ फोर्स के लिए रोटेट करना टफ है। और जैसे जैसे मैं नीचे करता रहूंगा तो टफनेस बढ़ती रहेगी। टफनेस बढ़ने का मतलब एक तरीके क्या है, अपोजिट साइड से फ्रिक्शन मेरे को ज्यादा मिल रहा है, इसलिए एफ एस क्या होता जा रहा है, बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हूं। या तो मैं एफ बढ़ाता रहूं, एफ तो मैंने सेम ही रख रखा है, मैंने एफ की जगह 2f तो नहीं किया, क्योंकि ये कर दिया मैंने, नहीं किया सेम रोटेशन लाने के लिए। तो जैसे जैसे अगर आप पॉइंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करते रहोगे, उस वजह से आपको धीरे धीरे क्या होगा, आपको डिफिकल्टी होगी इसको रोटेट करवाने में, इसको रोल करवाने में। अभी करेंगे, वो होगा कौन सा पॉइंट, खुद इमेजिन करो वो कौन सा पॉइंट होगा, वो मेरे ख्याल से नीचे ही होगा, खुद देखो। अगर मैं इस पॉइंट पर घुमाने की कोशिश करूंगा, इस पॉइंट पर उल्टे करने की कोशिश करेगा फिर,
वो हम चेक करेंगे आगे जाके, अभी कर लेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? सबको क्लियर है? तीसरा पॉइंट बीच वाला लेते हैं, अभी ये वाला रहने देता है, इधर वाला पॉइंट लेके चलते हैं। सब कुछ सेम लेके चलते हैं। हम मान के चलें यही अभी यही है आपका सब कुछ सेम। अगर उल्टा आ गया तो समझ लो हाँ भाई इस उल्टा रोटेशन कर रहा है। अभी तक हम सारी चीजें क्या लेके चल रहे हैं, जैसा एज इट इज है ना वैसी लेके चलो हर चीजें। मत सोचो अरे नहीं मैं सर मैंने सोच लिया यहाँ पे लेके लेंगे ऐसे घूम जाएगा, तू मत सोच। अपने आप आंसर आ जाएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। जो चीज नेगेटिव आ रही है इसका मतलब कि उल्टी डायरेक्शन में रोटेशन है, और क्या है, ये तो मतलब हो गया। बस तो फिर करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। एफ की जगह देखो बच्चों एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, लेकिन तरीका बिल्कुल भी इस पॉइंट से अलग नहीं है। तो मैंने ले लिया F/3 से सेंटर, सेंटर से ले लिया 2F/3। कितना ले लिया? 2F/3 ये आ गया। इस बार थोड़ा अलग पॉइंट लेते हैं, ये है 2R/3। ठीक है, ये आपका है फोर्स F। ठीक है, तो होगा ऊपर ये R है, तो 2R/3 ही तो होगा। ये क्या है? ओमेगा, यही मान के लो, सेम कुछ भी अलग नहीं कॉन्सेप्ट। सर एफ एस भी ले लो, ले ले भाई, क्या दिक्कत है, रटना थोड़ी ना है। हम नहीं रट ले। हाँ बस ये चीज है, इस चीज का ध्यान रखना। ये किस पे है बच्चों? रेस्ट पर है। रेस्ट पे होने की वजह से आपको पता है मैं डायरेक्टली आई कैन पुट ए इज इक्वल टू एल्फा आर। इस चीज का ध्यान रखो। ठीक है गुरुजी। करें अब सेम चीजें दोबारा। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन क्या थी? एफ नेट इक्वल टू एम ए। एफ नेट इक्वल टू एम ए, सेंटर पॉइंट में अभी भी मान के चल रहा हूं कहां की तरफ जा रहा है बच्चे? आगे की तरफ जा रहा है। तो एफ नेट किस किस के बराबर हो गया? एफ प्लस एम, एफ एस इक्वल टू एम ए। इक्वेशन वन, यह बन गई इक्वेशन वन, बन गई। क्लियर? अब हमें क्या निकाला? टॉर्क निकाला। टॉर्क बहुत आराम से निकालना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चे। एफ है इधर, रेडियल डिस्टेंस है इधर, रेडियल डिस्टेंस है ऐसे, एफ है इधर, रेडियल एफ। तो ध्यान से देखो कैसे करते हैं। हमेशा डायरेक्शन कैसे चूज करते हैं, देखो टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है। क्या होता है बच्चों? आर क्रॉस एफ होता है। ठीक है, क्या होता है? आर क्रॉस एफ। पहले वाले में भी बता देता हूं। तो पहले वाले में कैसे किया था मैंने? एफ चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, बात तो एक ही है, क्योंकि डायरेक्शन तो यही है फोर्स की। तो देखो कैसे करते हैं। पहले लेते हैं कौन सी डायरेक्शन? रेडियल डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? या तो इनवर्ड या फिर क्लॉकवाइज जा रहा है ना, या तो इनवर्ड या फिर क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेडियल की डायरेक्शन लेते हैं, उसके बाद किसकी लेते हैं? फोर्स की डायरेक्शन लेते हैं। अंदर की तरफ जा रहा है या फिर क्लॉकवाइज जा रहा है? यही जा रहा है। यहां पे भी देख लो, अब ध्यान से देखो। नीचे जा रहा है, ऐसे मैं लूंगा क्या? हाथ क्या हो जाएगा मेरा? टूट जाएगा। तो मुझे क्या लेना है? ऐसे लेना है। कैसे लूं? ऐसे लूंगा तो ये, हाँ ऐसे ऐसे। फोर्स ऐसे, इस डायरेक्शन में फोर्स कहाँ की तरफ जा रहा है बच्चों? बाहर की तरफ जा रहा है। बाहर की तरफ जा रहा है तो क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज होता है सर। इस बार अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन पे इसको रोटेट करवाने की कोशिश करेगा। तो अल्फा के अपोजिट में जा रहा है कि अल्फा की डायरेक्शन में जा रहा है? अपोजिट में जा रहा है। तो मुझे क्या लिखना चाहिए बच्चे यहाँ पे? माइनस के रेडियल डिस्टेंस 2R/3 इंटू एफ। सर में आया कि नहीं आया? दोबारा समझाओगे? क्लियर हो गया अच्छे से? हो गया? दोबारा देखो। पहले जिस डायरेक्शन में रेडियल, वहां पे फिंगर की डायरेक्शन वो होनी चाहिए जहां पे फोर्स की डायरेक्शन। तो फिंगर इसी डायरेक्शन में तो है, तो यहाँ घुमाया। थंब देख ले, थंब की तरफ है? बाहर की तरफ। बाहर का मतलब क्या होता है बता रखा? आउटसाइड होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अल्फा। इसका मतलब एक्चुअल में, चलो अभी तो हम कैसे कह सकते हैं, अभी तो हमारे पास एफएस भी तो है। एफएस भी तो हम कैसे कह सकते हैं कि सारा का सारा रोटेशन अभी भी यहाँ पे एफएस भी हो सकता है भैया। एफएस बहुत ज्यादा हो, एफएस ले लेते हैं। एफएस अभी भी इसको किस में घुमाएगा?
एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएगा अभी भी, तो वो भी कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस के आर इंटू एफ एस इक्वल टू आई इंटू एल्फा। खत्म बस। कोई डाउट यहां तक? क्लियर एवरीवन? ठीक है। आई कितना होगा, क्या मान रखा आपने इसको, डिस्क मान रखा है। सेंटर पॉइंट से कैलकुलेट किया है आपने, सेंटर पॉइंट से कैलकुलेट कितना हो जाएगा बच्चों, एम आर स्क्वायर बाय 2 ए इन अपॉन में आर, माइनस बाहर ले लो, आर भी बाहर ले लो, 2/3 एफ प्लस एफ एस, आर 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 कैंसिल, बचा कितना, एम ए बाय 2 माइनस के 2/3 एफ माइनस के एफ एस, इक्वेशन 2। जैसी दोनों को ऐड करोगे तो देखो एफ एस से एफ एस कैंसिल हो गए, तो बचा क्या है मेरे पास, बचा बच्चों एफ माइनस के 2/3 एफ इक्वल्स टू एम ए प्लस एम ए बाय 2, जो कि बचा एफ बाय 3 3 एम ए बाय 2, एक्सेलेरेशन आपका निकला 2f/9m। तो देखो एक्सेलेरेशन हमारा धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पहले एक्सेलेरेशन ज्यादा था, उसके बाद थोड़ा और कम हो, उसके बाद और भी कम हो गया एक्सेलेरेशन। हाँ जी, समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? अगर a है तो अल्फा भी निकल ही जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, a अपॉन में r होते तो कितना निकल जाएगा, 2f/9 m r, अल्फा भी निकल गया। अब क्या निकालना है, एफ एस, पुट कर देंगे तो ऊपर में, क्या दिक्कत है, कर दे, यहाँ कर दे, ए की वैल्यू पुट करो, एफ एस क्या वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, एफ एस इक्वल टू एम ए माइनस एफ, एम कितना है बच्चों, एम सॉरी ए कितना है, तो हो जाएगा 2f/9m इंटू एम माइनस के एफ, एम से एम कैंसिल, 2f/9 माइनस के एफ, ये तो नेगेटिव आ रहा है, कितना आ रहा है, -7f/9। इसका मतलब ये तो गारंटी है कि सर जो आपने एफ एस चूज की थी ना, सर जो आपने एफ एस चूज की थी वो क्या है, गलत है। एफ एस एक्चुअल में इस डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा, यस और नो? कह रहे हैं आगे, क्लियर हो गया? अभी मैं स्लीपिंग वाले बाद में कराऊंगा, पहले सारे के सारे रोटेशनल वाले करवा दो, ठीक है? अब क्या डायरेक्शन हो सकती है, देखो ध्यान से देखो, अब डायरेक्शन मैंने ध्यान से देखो, ये वाली ले ली, ये वाली इस पॉइंट पर है। अब फोर्स मैंने क्या किया, सिलेंडर पड़ा था उसको मैंने ऐसे खींचा, बस ऐसे सरफेस से टच करके बस ऐसे लेके जा रहा हूं, जैसे कुछ भी है इसको ऐसे ऐसे टच करके जा रहा हूं ऐसे, ठीक है, ऊपर की तरफ पर, किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ डायरेक्शन में, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कहां पे इसको रोटेट करना चाहिए भैया, पता ही लग रहा है, वैसे तो ऊपर की तरफ चला जाएगा क्या, ऊपर की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, ऊपर की तरफ इतना फोर्स डालो कि बस कॉन्टैक्ट फोर्स से हट जाए, तब तो मैं मानू कि मतलब कितना फोर्स होना चाहिए, पता है ये वाला कितना फोर्स होना चाहिए, इस जो यहाँ पे जो फोर्स होगा आपका नॉर्मल फोर्स, और नीचे की तरफ क्या होगा बच्चों, mg फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि इसको क्या कर सके बच्चों, उठा सके, बस इतना ही फोर्स होना चाहिए, तो उड़ जाएगा बस फिर, यस और नो? फिर वो रोटेट में थोड़ा ना कैलकुलेट होगा, रोटेट तो आपको पता सरफेस पे ही होगा, फिर वो तो ट्रांसलेशन हो गया, फिर क्या हो गया, फिर वो ट्रांसलेशन हो गया। क्लियर है यहां तक? ठीक। तो फोर्स की डायरेक्शन से हमें पता चल रहा है कि फोर्स की वजह से इसका जो एक्सेलरेशन होगा, क्या राइट हैंड साइड पर होगा, नहीं होने के चांस है, टॉप पर होगा, नहीं होगा, बॉटम पे भी नहीं हो सकता, तो कहां पे होने के चांस हैं,
लेफ्ट साइड पे होने के चांस है, तो एक्सेलेरेशन मानते हैं। एक्सेलेरेशन यहाँ पे है तो आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या होगा, अल्फा, यहीं पे क्या होगा, ओमेगा। अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में, एफएस। ठीक है। सरफेस मूव नहीं कर रही है, अगर इस डायरेक्शन एफएस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा आर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आप जो आपका ए। तो पहली इक्वेशन तो बन गई आपकी, ए इज इक्वल टू अल्फा आर, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन किससे निकालना सिखाया था, नेट फोर्स, किससे, नेट फोर्स। नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स पे पहले डिस्कस करते हैं, नेट फोर्स भी कर लेते हैं। मेरा जो एक्सेलरेशन है, मेरा जो एक्सेलरेशन है वो कहां कहां पर एक्सेलरेशन है। सर एक चीज बताओ, ये कॉन्टेक्ट पर है, कॉन्टेक्ट पे है सर, अगर आपने अल्फा, एक सर ऊपर की तरफ भी तो एक्सेलरेशन होगा, जो कि क्या होगा, ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। बट बच्चों ऊपर की तरफ तो मोशन ही नहीं है उसका, ऊपर की तरफ मोशन होता तब मैं इसको लेता। क्या मैं इसको लेने की जरूरत है, नहीं। क्या मुझे एन को भी लेने की जरूरत है, नहीं। यस और नो, नहीं है ना मेरे को। हाँ, आप ये बोलो कि मुझे एन निकालना है तो आप निकाल सकते हो, कैसे, कैसे निकाल सकते हो, ध्यान देखो। अगर मैं बात करूं अलोंग एक्स एक्सिस, सॉरी अलोंग वाई एक्सिस की बात करूं, वाई एक्सिस में कौन कौन सा फोर्स है सर, ऊपर की तरफ है एफ, ऊपर की तरफ है क्या, एन। तो कितना हो जाएगा बच्चे, एफ माइनस एन माइनस एम जी। क्या ये मूव कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, सर मूव ही नहीं कर रहा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मास इनटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। वाई डायरेक्शन मूव कहां कर रहा है? अच्छा सॉरी, पॉजिटिव। अब ठीक है, ध्यान से देखो, एफ ऊपर, एन ऊपर, एम जी नीचे, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्या, मूव नहीं कर रहा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चे, 0। तो मेरा एन किसके बराबर हो गया सर, एन हो गया एम जी माइनस एफ के बराबर। अगर नॉर्मल निकालने आ जाए तो आप ऐसे निकाल, समझ में आ गया, क्लियर है बच्चों यहाँ तक। ठीक है, बाकी हमें तो बाकी चीजें क्या निकालने, वही निकालने जो हम अभी तक निकालते रहे, एसीयूएम, अल्फा और एफएस, वही तीन चीज निकालने वाले दोबारा करें। सर आप बताओ एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, चाहे नेगेटिव में है तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स लेके चलेंगे कहां पे, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, अलोंग एक्स एक्सिस। एफ नेट किसके बराबर हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में लिया है ना पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में फोर्स देखेंगे। मुझे बताओ इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है, इस डायरेक्शन में ओनली एफ एस है और कोई फोर्स ही नहीं है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख, एफ एस इक्वल टू एम ए, बात ही खत्म, इक्वेशन 1। सही है ना। अब हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना। टॉर्क कौन सा पॉइंट पर निकालना है, ओ पे निकालना है, निकाल लो ओ पे, ये देखो सेंटर पॉइंट पे निकाल लो। अब जैसे सेंटर पॉइंट ऑफ फोर्स निकालोगे तो एन की वजह से कितना टॉर्क जनरेट होगा, एम, एम जी की वजह से, एफ की वजह से, क्यों, गलत, यही तो चक्कर है, पैरेलल थोड़ी ना है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, स्क्रू लाइन है ना, क्या है ये बच्चे, स्क्रू लाइन। तो फोर्स की वजह से होगा, और फोर्स जो हो रहा है ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, अल्फा की डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, आर इंटू एफ आ जाएगा। देख लो, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, समझ में आ गया यहाँ तक। एफ एस देख लो, इस पॉइंट पर लिया, आर ये रहा, एफ एस से ये रहा, देखो आर एफ एस, आर एफ एस, आर एफ एस, अल्फा के लॉन्ग है कि अल्फा के अपोजिट है, आ जाएगा माइनस के आर एफ एस, कितना हो जाएगा, आई इंटू एल्फा। क्लियर हो गया। आई की वैल्यू कितनी है इसमें, आई की वैल्यू, डिस्क है ये। अरे डिस्क, सिलेंडर ले ले क्या, सिलेंडर, होलो सिलेंडर है, क्या है ये, होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेरी गुड। होलो सिलेंडर हमेशा याद रखना रिंग की तरह ही होता है, खाली है ना, देख लो, रिंग 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 रिंग, इतने सारे रिंग है, एक रिंग कितनी भी रिंग, मुझे क्या मतलब, एम आर स्क्वायर, बात ही खत्म। तो कितना होता है उसका डायरेक्टली, एम आर स्क्वायर।
अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे, ए अपॉन आर, आर एफ माइनस आर एफ एस। आर 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 कैंसिल, कितना आ गया, एफ माइनस एफ एस इक्वल टू एम ए। दोनों को ऐड करोगे तो एफ एस कट जाएगा। एफ किसके बराबर आएगा बच्चे, 2m ए। तो एक्सेलेरेशन की कितनी वैल्यू आ गई बच्चों, एफ अपॉन 2m। ए की वैल्यू उसमें पुट करोगे तो एफ एस की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, ए की वैल्यू पुट करोगे तो एफ बाय 2 आ गई, एफ बाय 2 आ गई। तीसरी क्या निकालते हैं हम, अल्फा। सर अल्फा तो क्या ही है, अल्फा इजिकल टू क्या होता है, ए अपॉन आर। ए जो ए भी निकाला आपने उसमें सीधा आर से डिवाइड कर दो, निकल गया अल्फा, बस खत्म क्वेश्चन। समझ में आ गया, अच्छे से नोट डाउन करो। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सर हर बार आपने ना नीचे ए इजिकल टू एल्फा आर लिया, उसी सिनेरियो को अब चेंज कर देते हैं। अब सरफेस भी क्या कर रही है, मूव कर रही है। सरफेस क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो देखो वो वाला क्वेश्चन लेके चलते हैं, बनाओ एक डायग्राम। एक यहाँ पे बच्चों एक स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ है। इसके ऊपर मैंने एक प्लैंक रख दिया, लकड़ी का एक फट्टा रख दिया, फट्टा। ठीक है बच्चों, फट्टा रख दिया मैंने एफ, जो कि एफ फोर्स से खींच रहा हूं। हाँ, ये जो आपकी जो बॉडी, इसको क्या ले लें, स्फीयर ले लें। इस बार स्फीयर ले लेते हैं, कौन सा, सॉलिड स्फीयर। क्या है ये, सॉलिड बॉल है, जो कि स्फीयर की तरह ही होगी। सॉलिड बॉल और प्लैंक के बीच में आपका क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, लेकिन इनफ है, इनफ फ्रिक्शन है आपका, बस ठीक ठाक है, जिससे वो क्या कर सके, क्या कर सके, रोल कर सके। ठीक है। अब नीचे जितनी भी सरफेस थी वो तो अब क्या कर रही थी, रेस्ट पर थी। अब मैंने क्या कर दिया, ये वाली जो एक सरफेस ली है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। मैंने बोला था मूव कर रही है, तो मैंने शुरू शुरू पे, बिल्कुल शुरू के कॉन्सेप्ट में चला जाओ। मैंने बोला था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सरफेस के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। रिलेटिव मोशन नहीं होने का मतलब सर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जितनी वेलोसिटी, उतनी ही वेलोसिटी किसकी होनी चाहिए, सरफेस की होनी चाहिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जितना एक्सेलरेशन है, उतना ही किसका एक्सेलरेशन होना चाहिए, सरफेस का एक्सेलरेशन होना चाहिए। यस और नो। अभी तक क्या हो रहा था, सरफेस पे एक्सेलरेशन जीरो हो रहा था, इस वजह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे भी एक्सेलरेशन क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। इसलिए हर बार ए इजिकल टू एल्फार, ए इजिकल टू एल्फार ले रहे थे हर बार। ठीक है। लेकिन यहां पे अब उस पॉइंट पर एक्स्ट्रा क्या आ गया, एक्सेलरेशन और आ गया, क्योंकि यहां पे नीचे आपने एक फोर्स अप्लाई एफ कर रखा है। अब आपको भी पता है, वैसे खुद इमेजिन करो, अगर मैं इसको खींचूंगा, नीचे वाले एफ को खींचूंगा, तो ये वाली जो बॉल है कहां की तरफ जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी, आगे की तरफ जाएगी। सर ये जो रोल करने लगेगी पीछे की तरफ करेगी, रोल करने लगेगी तो पीछे की तरफ। ठीक है, मान लिया आपकी बात, चलो।
ये क्या कर रही है, पीछे की तरफ घूम रही है। तो एक पॉइंट हमने ये मान लिया। दूसरा, फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा इसका, फ्रिक्शन अपोजिट साइड। कौन से अपोजिट, तो 50 है यहाँ पे, 100 1 लाख अपोजिट साइड हैं। अपोजिट साइड किसकी अपोजिट साइड, मुझे क्या पता, लेफ्ट में जाएगी राइट में जाएगी, क्यों। अब ध्यान से देखो, याद करो, मैंने आपको एक बार वो कॉन्सेप्ट बताया था कि बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, याद करो, एक क्वेश्चन बताया था मैंने। मैं एक ऐसा फोर्स लगा रहा हूं और इस फोर्स की वजह से ये वाला बॉक्स भी आगे की तरफ जाता था। इसको तो मैं कोई अलग से फोर्स नहीं लगा रहा हूं, तो क्या ये बॉक्स आगे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा तो सही। जब मैं इसको खींचूंगा, रोटेट भी कर रहा होगा लेकिन आगे भी तो जाएगा। आगे अपने आप तो जा नहीं सकता अगर फोर्स नहीं होगा। तो इसको लो, यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है, लेकिन वो वाला फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोज तो कर रहा है, लेकिन साथ साथ इसको आगे की तरफ भी खींच के लेके जा रहा है। तो वो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स होगा, वो एफ एस फ्रिक्शन फोर्स होगा, जो इसको बोल रहा है कि तू मेरे साथ साथ चल, तू मेरे साथ साथ चल। किसके साथ साथ चल, सर इस प्लेन के साथ साथ चल। पर वो चल नहीं पाएगा इतना, पर वो करेगा तो कोशिश चलने की, जैसा हमने इसमें किया था। याद है ये वाला, का थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट याद हो तो मैंने बताया था, अगर एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स रख दिया, अगर मैं इसको खींचूंगा तो इस पे इतना फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा कि ये वाला बॉक्स भी आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। सेम कॉन्सेप्ट यहीं पे लग रहा है। कोई डाउट है तो पूछ लो यहाँ पे। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब ए कहां लगेगा, ए, हम्म, कहां लगना चाहिए ए। देखो रोटेट कर रहा है, उसमें रोटेशन से मुझे क्या मतलब, मेरे को तो ट्रांसलेशन से मतलब है अभी तो। ए तो मेरा ट्रांसलेशन मोशन है, तो ट्रांसलेशन मोशन के लिए एक्सलेशन कहां पे होगा, तू सारा लेफ्ट में लगा दे, हर चीज लेफ्ट में लगा दे तू, ए इधर होगा। सही बात है, यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक। मेरे ख्याल से और तो कुछ नहीं है। सर आपने इस डायरेक्शन में क्यों लिया, अब ये पूछेगा ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, क्योंकि अभी दोबारा सुनो, मैंने फोर्स लगाया, मैंने इस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया था। एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाने की वजह से या तो जब मैं इसको खींचूं तो यहीं पे पड़ा रहना चाहिए, इसको हिलना ही नहीं चाहिए। भैया अपनी पोजीशन पे पड़ा तो पड़ा, लेकिन आपको पता है, याद करो, अगर आप खड़े हो नीचे, किसी पे नीचे कोई मैंने कपड़ा रख दिया, या फिर वो नहीं होता मूवी में देखते हो आप, नीचे का वो होता है, अबे शादी में क्या लगाते हैं, कारपेट। कारपेट को जैसे खींचूंगा तो मेरे पैर कहाँ जाएंगे, आगे की तरफ, लेकिन मैं रोटेट कैसे होऊंगा, ऐसे। तो मेरा एक्सलेशन कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ, लेकिन मेरी बॉडी रोटेट कैसे कर रही है। समझ में आ गया, फ्रिक्शन की वजह से मेरे पैर कहाँ जा रहे हैं, आगे की तरफ। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब सर में आ गया गुरु जी, चलिए गुरु जी को सर में आ गया, सबको सर में आ गया है। तो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से सारी चीजें हमने निकाल ली है, बट हम इसमें अब एक चीज मान के चलेंगे कि अगर यहाँ पे फोर्स लगा है तो डेफिनेटली फोर्स के साथ एक और चीज आ जाती, क्या, एक्सेलरेशन, जो कि हम मान के चल रहे हैं कि ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है बी से। तो लिख लो, लेट द प्लैंक, लेट द प्लैंक इज मूविंग विद एक्सेलरेशन बी। प्लैंक का मतलब सरफेस हो गई यहाँ पे। अब सरफेस कौन सी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है बच्चों, बी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। के बात सर में आ गई, कोई डाउट, परेशानी, समस्या, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन में तो चूज करनी पड़ेगी। तो देखो ध्यान से देखो, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, क्या उससे, उससे थोड़ा सा ज्यादा और, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक पॉइंट पर नहीं आ पाएंगे। तो बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सॉलिड बॉल, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सॉलिड बॉल, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सॉलिड बॉल। तो देखो ये बॉल है, बॉल पर एक्सेलरेशन है आगे की तरफ, रोटेट कर रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर है वेलोसिटी बी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर वेलोसिटी क्या है, बी है। लेकिन इस पॉइंट पर अगर ए है तो आपको भी पता, ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन तो हर एक पॉइंट पर ए ही रहेगा, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। सर जब ये ऐसे एक्सेलरेशन थी तो यहाँ पे ले रहे थे हम एल्फा, जब यहाँ पे है तो एल्फा किस डायरेक्शन में लेंगे बच्चों,
इस डायरेक्शन में, मतलब कि इसी डायरेक्शन में ही मेरा क्या होगा बच्चों, अल्फा आर रहेगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज का ध्यान रखना। छोटी छोटी बातें अगर ध्यान रख ली तो एग्जाम निकल जाता है, वरना फिर रह जाता है बस। ये तो है, माइनस प्लस की तो गड़बड़ है। बच्चा जल्दबाजी में क्या कर देगा, पीछे अल्फा निकाल देगा, फिर ढूंढता रहेगा, आंसर नहीं मिलेगा ही नहीं। जेई वाले इंटेलिजेंट है, वो तो एक तुम्हें पता है आप ऑप्शन निकाल देंगे, तुम बस टिक करके आ जाओगे उसी ऑप्शन को। समझ में आ गया? ठीक है, अब लिखेंगे कैसे, आराम से देख लो। यही पॉइंट है लिखने का बस। क्या ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है? तो एक्सेलेरेशन हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये कौन सी एक्सेलेरेशन हो गई? सरफेस की। आपने बताया था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सरफेस पर एक्सेलेरेशन क्या रहते हैं बच्चों, सेम। इस पे एक्सेलेरेशन क्या हो गई, दोनों के दोनों इस डायरेक्शन में, तो जो माइनस नहीं आएगा, इस बार आएगा ए प्लस एल्फा। देखो पहले केस में हमेशा मैं क्या लिखता था, ए माइनस एल्फा, ए माइनस एल्फा इक्वल टू जीरो ले लेता था, इसलिए ए इज इक्वल टू एल्फा आर पुट हो जाता था। इस बार क्या, ए भी इधर एल्फा आर भी इधर, और वो किसके बराबर है, नेट बी के बराबर है। तो ये बन गई पहली इक्वेशन, ए प्लस एल्फा आर इक्वल टू बी। यही है बस खतरनाक चीज जो असली है, और कुछ नहीं है। इसको लेवल 3 समझ लो या एडवांस लेवल समझ लो बस। ठीक है, क्लियर यहां तक? सर में आ गया यहां तक? बाकी जितनी भी आपने इक्वेशन निकाली है, वो सारी की सारी इक्वेशन अब दोबारा यूज होंगी। तो देखते हैं कैसे। नेट फोर्स, नेट फोर्स देखते हैं। पहले बताओ क्या ऊपर नीचे जा रहा है, क्या ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, तो मुझे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या लगाऊंगा बच्चों, नेट फोर्स। नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। किसकी बात कर रहा हूं मैं, केवल इस बॉडी की बात कर रहा हूं। क्या मैं नीचे वाले को लूंगा, मैं नीचे वाले को नहीं लूंगा, क्यों? अगर नीचे वाले को ले लिया तो फिर मुझे इसका भी मास लेना पड़ेगा, फिर इसका भी फोर्स लेना पड़ेगा, फिर बहुत सारी चीजें और ऐड होने। मुझे तो बस इसके बारे में जानना है भाई, इसके बारे में नेट फोर्स कितना है। तो बताओ इस पे नेट फोर्स कितना है? हाँ तो क्या लूं, तू बता। ओनली एफ ऐसा क्यों, क्योंकि मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ओनली बॉल के बारे में। अगर नीचे के बारे में ले लेते हो, आप मास लेते हो तो मुझे फिर इसका मास भी चाहिए होगा, फिर इसका मास भी तो चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा। अभी मुझे जरूरत नहीं पड़ रही तो मैं नहीं ले रहा, अभी जब जरूरत पड़ जाए बाय चांस बाद में तो मैं ले लूंगा। तो लिख लो एफ नेट इक्वल टू एम में ओनली फॉर बॉल। ठीक है, तो देखो क्या निकलेगा, एफ एस इस डायरेक्शन में, एफ एस डायरेक्शन, एम यहां पर है, ए एक्सेलेरेशन यहां पर है, पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? फिर अब दूसरा क्या करें, टॉर्क निकालें। टॉर्क किससे निकालें, सेंटर पॉइंट से। सेंटर पॉइंट से टॉर्क निकाल रहे हैं, एफ एस के परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, एफ एस इंटू आर इक्वल्स टू हाउ मच, इक्वल्स टू आई इंटू एल्फा। आई क्या होगा, क्या लिया था मैंने उसको, सॉलिड बॉल। सॉलिड बॉल में स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, 2/5 एम आर। याद नहीं है अभी भी तुम्हारे, अल्फा। सर अल्फा को ए बाय आर भी तो ले सकते हैं, ये सो ले सकते नहीं ले सकते, ले सकते नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, नींद में है। क्यों, वो दे, सन में आया कि नहीं आया, सन में आया कि नहीं आया, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अभी आपने सर ये इक्वेशन लिखवाई है, हाउ कैन यू पुट ए इज इक्वल टू अल्फा आर। सन में आया कि नहीं आया, इस वजह से नहीं ले सकते, तो अल्फा अल्फा पे ही पड़ा रहेगा। उड़ जाओ उड़ जाओ, एफ एस की वैल्यू कितनी आ गई, एफ एस की वैल्यू आ गई 2/5 एम आर एल्फा। हो गया बच्चों? कितनी देर हो रहा है, 10 मिनट में कर लो जितना होता है तो ठीक है, 10 मिनट्स, बस इससे ज्यादा नहीं। एफ एस ऊपर भी है, एफ एस नीचे भी है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा सा रिलेशन मेरे को मिल रहा है। देखो क्या मिल रहा है, ए इज इक्वल टू 2/5 आर एल्फा। वेरी गुड।
ये बन गई इक्वेशन 3। ये कहां से बनी? आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से बनी। बनी कि नहीं बनी? ठीक है, चलो देखो, अगर मैं ए की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो यहाँ पे आर अल्फा है, बी की वैल्यू आ जाएगी। तो बी अगर मेरे लिए अननोन है तो दिक्कत है, बी मेरे लिए नोन है तो बहुत ईजी है, फिर तो निकल गई सारी वैल्यूज। ठीक है। अच्छा, बाई चांस बी अगर निकालने के लिए बोल दे जाए तो कैसे निकालें? अगर बी बोल दे जाए तो कैसे निकालें बी? तो हम इसको लेके चलेंगे फिर। अगर बी नहीं दे रखा है तो हम इसको कुछ ना कुछ मास मानना पड़ेगा, एम डैश। तो मैं फिर यहाँ पे इसका फिर एफ इजिकल टू एम में नेट फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया? उस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है। बी अगर गिवन है तो बहुत ही आसान है। कैसे? सर ए की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो 2/5 आर अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा आर कितना होगा? 7/5 आर अल्फा इक्वल टू बी। तो अल्फा की वैल्यू वहां से निकल जाएगी, फिर दोबारा अल्फा की वैल्यू उसमें पुट कर दोगे तो ए की वैल्यू निकल गई। कुछ भी वैल्यू पुट कर दो निकाल के, दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। ए की वैल्यू निकल गई, अल्फा की वैल्यू निकल गई। अब क्या रह गया हमारा? एफ एस क्या है? ए की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू यहां से निकल के एफ एस भी निकल गई, खत्म बस। बस गिवन क्या होना चाहिए मेरे पास? बी गिवन होना चाहिए, बोल दे कि इतना नीचे वाला एक्सलेट इतना है, एक्सेलरेशन इतना है। समझ में आ गया? क्लियर एवरीवन? यस और नो? होगी क्लियर? समझ में आ गया ना कैसे करना है? जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था पता है कौन सा था? ये वाला। सारे पॉइंट कर सकते हो, यहीं पे दिक्कत करोगे, डायरेक्टली पुट कर दोगे ए अपॉन आर। ए अपॉन आर कभी कब पुट करना है? ए अपॉन आर जब सरफेस मेरी रेस्ट पर हो। सरफेस मेरी क्या हो बच्चे? रेस्ट पर। ये चीज का ध्यान रखना बस। ध्यान रखोगे इस चीज का? बस।